सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हुआ आपका हिंदी विषय और यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास प्रश्न पत्र डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं आपका प्रश्न पत्र सॉल्व करने। तो आप भी अपना आंसर देख लीजिए, कौन कौन सा आपने सही किया है और कहाँ सही किया है, कहाँ गलत किया है, और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। ये आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 5 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न आपके दिए हुए हैं कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, किस प्रणाली से सक्रियता बनी रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए किस प्रणाली से सक्रियता बनी रहती है। ये है आपका प्रश्नोत्तर प्रणाली। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नोत्तर प्रणाली का मतलब होता है प्रश्न पूछकर बच्चों में सक्रियता बनाए रखना। जैसे कि अगर हम आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसमें बच्चे अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में हमें प्रश्न पूछते रहना, जिससे कि वो सक्रिय रहें, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। क्योंकि हम पढ़ाते जाएंगे और उन्हें आगे हो सकता है कि वो निष्क्रिय हो जाएं या वो ध्यान न दें। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, जागृत शब्द का विलोम शब्द है सुषुप्त, विषुप्त, शयन, चेतना। दोस्तों देखिए, जागृत शब्द मैंने आपको जब भी हिंदी पढ़ाई है, मैंने आपको हमेशा बताया कि जागृत, सुषुप्त, ये जो है ये आपके बिल्कुल कॉमन है, आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और जो अगर आपने पवन सीरीज या राजन सीरीज कोई भी एक सीरीज आपने पढ़ी होगी, तो ये सारे शब्द आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सुषुप्त। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। तो पुस्तक, ममता, अच्छाई और सुरेश। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न है, वो किन किन कारणों की वजह से होती हैं। तो वो यहाँ पर देखिए दिया, संकोच, झिझक, शर्मिला होना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपर्युक्त सभी हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी एक कारण रहेगा या इसकी वजह से आप शिक्षा जो हम बच्चों की करवाते हैं, जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, अगर वो संकोच कर रहे हैं, जो चीजें उन्हें नहीं आ रही, नहीं पूछ रहे हैं, या हेजिटेशन उनके अंदर है, या वो शर्मा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा वो बाधित हो रही है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो दोस्तों भूतकाल के यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है 4, 6, 8, 10। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने इन 5 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से किया होगा और उनके 5 में 5 सही भी होंगे। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों के ये 5 क्वेश्चन सही हैं। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? नंबर 2 सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा निशान ऊपर लग गया, चलिए कोई नहीं, आपको पता है। अब हम आगे चलते हैं। अब है यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, यहाँ पे किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दोस्तों विराम चिन्ह जो आपके एग्जाम में या फिर आपने पवन सीरीज, राजन सीरीज या जो डिटेल क्लास हम लोग पढ़े हैं, उन सब में ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि किन्हीं 4 विराम चिन्ह। यहाँ पे विराम चिन्ह तो आपको पता ही कि बहुत है, लेकिन यहाँ पे केवल 4 के नाम पूछा है, जिसमें आप लिख सकते हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, या प्रश्नवाचक का जो चिन्ह होता है, वो यहाँ पे चिन्ह ही पूछा गया, तो आपको चिन्ह लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि छा संयुक्त वर्ड किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो छा संयुक्त वर्ड आपको पता ना क्या होते हैं? 2 वर्णों से मिलकर के जो वर्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ड कहलाते हैं। तो का, धन, शा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो का होगा, ये जो का होगा इसके नीचे हलंत होगा, ठीक है। का, धन, शा से मिलकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। प्रत्यय का क्या मतलब होता है? प्रत्यय का मतलब होता है जो चीजें पीछे से हम जोड़ते हैं। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा। उपसर्ग में जो शब्द होते हैं उसके आगे से हम जोड़ते हैं, जो प्रत्यय होता है
वो पीछे से जुड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि 2 शब्द बनाना, अब यहाँ पे आई दिया है, अब यहाँ पर हमें आई से ऐसे शब्द बनाने हैं जैसे पढ़ाई, मिठाई। तो यहाँ पे आई शब्द आपको जुड़ा हुआ पीछे से मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों पेपर जो लोग ध्यान से भी पढ़े होंगे या ज्यादा ध्यान से ना पढ़ के अगर किसी ने पवन और राजन भी पढ़ लिया होगा ना, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पेपर में बिल्कुल दम ही नहीं था, बहुत ही आसान पेपर है। अब यहाँ पे देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति पूछा है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? विचारों का संप्रेषण। यानी कि विचारों का संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि हम जो बातचीत करते हैं, तो बातचीत किस तरह की, हम मौखिक तरीके से जो बातचीत करते हैं, इसकी क्या उपयोगिता यहाँ पे पूछा गया। तो जैसे अगर हम किसी को, कोई अनपढ़ है, अगर उसको हम समझा रहे हैं, अगर वो अनपढ़ समझ नहीं पा रहा है, तो हम अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कोई फिगर समझा रहे हैं या कोई ऐसी चीज है जो वो नहीं समझ पा रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति कहेंगे। यानी कि मौखिक संप्रेषण के माध्यम से हम उसको समझाएंगे, हम अपनी बातों को उस तक पहुंचाएंगे। ये उपयोगिता होती है मौखिक अभिव्यक्ति की। उसी तरह से हम अपने बच्चों को भी क्लास में मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर चीजें हम लिख लिख के तो उनको बता नहीं सकते हैं। तो ये उपयोगिता होती है एक क्लास में भी मौखिक अभिव्यक्ति की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पत्र के प्रकार लिखिए। पत्र के प्रकार, अब यहाँ पे पत्र के प्रकार पूछ रहा है, तो पत्र के प्रकार में आपको औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार लिख देने थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे कि जो गद्य होता है वो शब्दों को अधिक प्रभावशाली भी बनाता है, और साथ साथ हमारे जो मौलिक विचार हम उसके थ्रू व्यक्त कर सकते हैं, और इससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो ये इसके सामान्य उद्देश्य में गिना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति अभी आपने सिखाई, लिखित अभिव्यक्ति यानी कि जो चीजें हम लिख कर व्यक्त कर रहे हैं, इनके बारे में हमें बताना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार किस तरह से किया जाता है? उच्चारण का मतलब क्या, जो चीजें हम बोल रहे हैं क्या वो शुद्ध बोल रहे हैं, तो उसमें सुधार के लिए अगर छात्र है तो उसमें सुधार किस तरह से कर सकते हैं? हम उससे बार बार वो चीज जो सही से नहीं बोल पा रहा उसका उच्चारण करवाएंगे, या फिर उसको लिखना, अगर वो ढंग से लिखना सीख गया तो वो उच्चारण करना भी बार बार, जब करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, तो यहाँ पर उच्चारण संबंधी सुधार के लिए हमें उससे अभ्यास कराना पड़ेगा, तभी वो सही से उच्चारण कर पाएगा। यहाँ पे ये लिखना था। अब देखिए यहाँ पे काल किसे कहते हैं? काल के भेद लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए काल किसे कहते हैं, काल के भेद, तो यहाँ पे काल आपको पता ही है। अब काल के भेद में क्या वर्तमान, भूत, भविष्य, यही आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। तो कविता शिक्षण के लिए क्या चीजें ध्यान देनी है? लय, ताल और गति, विराम, और कहाँ पे रुकना है, यानी कि कितनी गति में पढ़ना। देखिए अगर कोई कविता पढ़ रहा है, अगर वो बिना लय के पढ़े तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आरोह का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। तो पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है पत्र लेखन में, कहाँ क्या चीज लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस तरह से पत्र लिखने में अपनी भाषा को क्या रखना है, किस तरह से रखना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये देखिए जो क्रिया विशेषण, जो आपके कक्षा 3-4 के बच्चे हैं, ये सब या कक्षा 2 से ही ये सारी चीजें हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है क्रिया विशेषण की। अगर आपको क्रिया पूछता तो हम कहते हैं उसको वर्ब, लेकिन यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव पूछ रहा है। तो जो सीता की फ्रॉक नीली है, तो नीला क्या है? वो उसकी विशेषता बता रहा। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण और एक उदाहरण लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया। आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने पेपर सॉल्व कराया वो समझ आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। राजन सीरीज, पवन सीरीज, इन सब में भी हमने पढ़ा है।
तो मुझे लगता है कि इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ होगा। अगर गलती से एक दो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक साथ एक ही दिन में 3-3 पेपर होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है माइंड में। तो डोंट वरी, आप जो भी पेपर दीजिए आगे की, उसमें आप अच्छा करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।